हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल बैंक और उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कमर्शियल बैंक्स के बारे में, मनी क्रिएशंस के बारे में। यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पे लिंक पे जाके वीडियो या प्लेलिस्ट पे जाके इकोनॉमिक्स की 12th की आप उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है सेंट्रल बैंक, जिसमें हम सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस करेंगे। सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स, अपेक्स मतलब सुप्रीम, टॉप बॉडी दैट कंट्रोल्स ऑपरेट। अब क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और रेगुलेट और डायरेक्ट करता है। किसको डायरेक्ट करता है? एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। जैसे यदि हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। आरबीआई जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और जो एक्ट आया था आरबीआई का वो पास हुआ था 1934 में। तो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, और वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, सारे बैंकिंग जो सिस्टम होता है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल एनबीएफसी जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, उन सारे जो मॉनेटरी सिस्टम्स होता है उनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा आरबीआई का जो काम होगा या जो सेंट्रल बैंक का काम होगा वो जो आपकी पॉलिसी डिसाइड करने का होगा, प्रिंटिंग करेंसी का होगा, जो कि अभी हम उसके फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, है ना, रेगुलेट्स, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। तो ये हमारा क्या था? सेंट्रल बैंक। हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहला जो बैंक का सेंट्रल बैंक का फंक्शन है वो करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। इसका मतलब होता है कि बैंक किस तरीके से, जो आरबीआई है, किस तरीके से मनी जो क्रिएशन होता है, मनी एक तरीके से प्रिंट करने का काम या मनी को इकोनॉमी में लाने का काम किसका होता है? बैंक का, आरबीआई का। इसके अलावा आप देखें दूसरा, इसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ते हैं, पहले हम एक बार फंक्शन सारे देख लेते हैं। दूसरा आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार के, बैंक का काम करती है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देती है, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करती है। गवर्नमेंट को यदि किसी तरीके से अपने जो डेब्ट मैनेजमेंट एडवाइस जो होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? जो बैंक्स है उनके लिए बैंक का काम करती है, उनको यदि पैसे की जरूरत होती है कमर्शियल बैंक्स को, उनको पैसा देती है। ये इसमें जो 4 पॉइंट्स आते हैं आपके, कस्टडी करती है किसकी? कैश रिजर्व्स की। जो कैश रिजर्व हमने देखा कि बैंक एलआरआर या जो कैश रिजर्व है वो क्रिएट करते हैं किसके पास, है ना, आरबीआई के पास भी करते हैं और अपने पास भी करते हैं। तो इसका कस्टडी का काम करती है कौन? सेंट्रल बैंक। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब जब किसी के पास कमर्शियल बैंक्स का मनी रेस करने का क्या नहीं रहता? साधन नहीं रहता, तो कमर्शियल बैंक किसको अप्रोच करते हैं? आरबीआई को अप्रोच करते हैं। इसके अलावा क्लियरिंग हाउस, सारे ही बैंक्स के जो अकाउंट होते हैं वो आरबीआई के पास होते हैं, और जब आरबीआई के पास सारे ही बैंक से अकाउंट होंगे तो आरबीआई क्या करेगा? ऊपर के ऊपर ही सबके बैंक के एक का सेटलमेंट दूसरे के जो सेटलमेंट्स, पेमेंट और रिसिप्ट करनी होंगी वो अपने पास से ही कर देगा। इसको आप बोलते हो क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसके बाद है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर में आरबीआई जो होता है वो सारे बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है, वॉच करता है कि कोई बैंक किसी तरीके की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। कोई बैंक यदि ब्रांच एक्सपेंशन के लिए परमिशन चाहता है, लाइसेंस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए चाहता है, तो उसको लाइसेंस देने का काम, ब्रांच एक्सपेंशन का काम, और जो भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं या जो भी किस तरीके से उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको सुधारने का काम या उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। इसके बाद यदि हम कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं तो कंट्रोलर में किस तरीके से आरबीआई जो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। जब हमने मनी चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो लोगों के हाथ में पैसा है या जो मार्केट में पैसा है जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम हो रही है, उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? सेंट्रल बैंक। किसके थ्रू? अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जिसको आप कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट कहते हैं। इसमें आपका आता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा रेस करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। तो यदि आरबीआई से पैसा रेस करेंगे कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए तो उसको कुछ इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा, उस रेट को आप कहते हैं रेपो रेट। दूसरा आता है बैंक रेट। बैंक रेट जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करती हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, लोन के लिए, और उस रेट पे, जिस रेट पे बैंक उसको पैसा देती है, आरबीआई पैसा देती है, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट।
इसके बाद आता है रिजर्व रेपो रेट, मतलब जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक हैं वो सरप्लस पैसा किसके पास जमा करती है, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक उनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो रिवर्स रेपो मतलब उल्टा हो गया, क्या कमर्शियल बैंक किसको दे रही है, सेंट्रल बैंक को, तो उस रेट को आप कहते हो रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसको आरबीआई क्या करता है, सोल्ड करता है मार्केट में या मार्केट से बाय करता है, इसको आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। एलआरआर, जिसको अभी हमने देखा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीआरआर जिसको आप कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, है ना, और दूसरा आपका आता है एसएलआर जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, सेल्फ मतलब कि जो बैंक अपने पास क्रिएट करके रखता है उसको एसएलआर कहते हैं, और जो बैंक आरबीआई के पास एज अ रिजर्व क्रिएट करके रखता है उसको आप सीआरआर कहते हो। तो ये एलआरआर को किस तरीके से कंट्रोल करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, ये हम देखना है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब भी आप कोई एक तरीके से कोलेटरल कोई चीज रखते हैं बैंक के पास, तो बैंक उसका पूरा 100% लोन आपको प्रोवाइड नहीं करती, बैंक उसका कुछ मार्जिन अपने पास रखती है और उस मार्जिन के अगेंस्ट कुछ लेंडिंग आपको प्रोवाइड करती है, तो उसको आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हो। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं फंक्शंस जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के। चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने पढ़ा था करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। इसमें करता क्या है सेंट्रल बैंक, इसमें सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है किसी भी कंट्री में। तो हमारे भारत में जैसे सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई है, उसके पास सोल अथॉरिटी है काय की, पेपर नोट्स को इशू करने की। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि 1 रुपये का कॉइन या नोट होगा वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। बाकी जो भी करेंसीज होंगी आपकी, सब में आपके आरबीआई के जो गवर्नर होंगे उनके साइन होंगे। तो ऑल द करेंसीज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। अब क्या होता है, जैसे लोगों के दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात होती है, जब आरबीआई करेंसी इशू कर सकता है तो वो बहुत सारी करेंसीज इशू करके क्यों नहीं इकोनॉमी में बांट देता और इकोनॉमी में जो पॉवर्टी है, जो एक तरीके से गरीबी है, उस चीज को हटा दिया जाए। मगर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है तो वो उसकी एक मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है। वो क्या होती है, उसकी एक मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, मतलब जितने की वो करेंसी इशू करता है उतने के ही उसको क्या क्रिएट करके रखने पड़ते हैं, उसको उतने के ही इक्वल वैल्यू के एसेट क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब तो मॉनेटरी लाइबिलिटी दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विथ एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब जितने की करेंसी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़, जितने की भी वो करेंसी इशू करेगा उतनी ही वैल्यू के उसको क्या करने पड़ेंगे, एसेट क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो पेपर करेंसी में बना रहे। क्योंकि क्या होता है, जब हम इकोनॉमी में मनी इशू करते हैं, मनी एक तरीके से आप प्रिंट करके दे रहे हो, तो ये जो इकोनॉमी में उसमें सर्कुलेशन है, और सर्कुलेशन में कई बार होर्डिंग होती है, ब्लैक मनी आ जाता है, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो करेंसीज है उनका जमावट इकट्ठा होना चालू हो जाता है। जब इकट्ठा होने लगेगा तो सर्कुलेशन से जो मनी होगा वो मनी चला जाएगा। तो आरबीआई के पास जब एसेट होते हैं वो एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेता है वैल्यू ऑफ करेंसी में, या जो इकोनॉमी है उसके, जैसे अभी हम पढ़ेंगे मनी कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, किस तरीके से आरबीआई अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मनी को सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब ये एसेट में आते क्या क्या है, जो कि आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है। तो एसेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो एसेट क्या होगा, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ क्या, गोल्ड कॉइन्स, सोने के जो सिक्के होते हैं, गोल्ड बिलियंस, मतलब जो एक तरीके से बिस्किट्स हैं आपके सोने के, फॉरेन सिक्योरिटीज, जो फॉरेन कंट्रीज की जो सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, उसको डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल डोमेस्टिक करेंसी सिक्योरिटीज। तो ये सारी चीजें सरकार, ये जो आरबीआई होता है वो एज अ एसेट इक्वल वैल्यू का क्या करता है, साइड में जब इकट्ठा करके रखता है अपने पास, तभी उतनी ही वैल्यू के वो करेंसी प्रिंट करके इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है, ताकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, फेथ है करेंसी सिस्टम में, वो बना रहे। अब एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज ये है कि यदि एक ही अथॉरिटी होगी रेगुलेट करने के लिए, इशू करने के लिए, तो जो प्राइस सिस्टम होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब एक तरीके से जो प्राइस होगा उसमें सर्कुलेशन में यूनिफॉर्म होगा, मतलब जब बैंक चाहेगी तब वो इशू कर रही होगी, कोई दूसरा आके उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा। दूसरा, पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, आप इजीली क्या कर सकते हो, जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पब्लिक का जो फेथ है वो करेंसी सिस्टम में बना रहता है। और लास्ट, जो स्टेबलाइजेशन, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है जैसे रुपी जो है, तो उस रुपी की जो फॉरेन वैल्यू है, या जो आप जैसे बोलते हो 1 रुपये डॉलर का इतने प्राइस है, यूरो का इतना प्राइस है, पाउंड का इतने प्राइस है, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो किस फॉर्म में, अदर करेंसी के फॉर्म में। तो जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं रुपया गिर गया, डेप्रिसिएशन, रुपया बढ़ गया, उठ गया, डेप्रिसिएशन।
तो ये जो कंट्रोल करता है वो कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो इसके साथ ही आरबीआई इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैल्यू होती है उसकी, जो रुपीस की या जो डोमेस्टिक करेंसी की, इसको स्टेबलाइज करता है। एक और चीज हमें याद रखनी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज्ड है बोरो करने के लिए मनी किससे, सेंट्रल बैंक से। मतलब वो सेंट्रल बैंक से जब पैसा चाहती है तब वो रेस कर सकती है, मगर सेंट्रल बैंक तभी पैसा रेस करती है जब वो, जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उसको ट्रेजरी बिल्स क्या करती है, सेल करती है। और जनरली बैंक, जो गवर्नमेंट है, वो पैसा रेस क्यों करती है आरबीआई से, जो गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट होता है या एक तरीके से लॉस होता है। जैसे हम गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि डेफिसिट इन बजट का मतलब क्या होता है, जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं आपके रेवेन्यू से। तो वो जो डेफिसिट है, लॉस है, उस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल करेगी ट्रेजरी बिल्स जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, वो आरबीआई को देगी। और आरबीआई जितने के वो ट्रेजरी बिल्स, जितनी की वो सिक्योरिटी एक्वायर करेगा, उतनी सिक्योरिटी की न्यू करेंसी इशू कर देगा। किसको, गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट के पास मनी आ जाएगा तो वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी या जो डेफिसिट है बजट में, उस डेफिसिट को कवर कर लेगी। जिसको एक हम टर्म देते हैं, इस वर्ड को हम बोलते हैं मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट एक्ट और डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो कि आपके गवर्नमेंट बजट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब आरबीआई सरकार को बजट में यदि डेफिसिट होता है, लॉस होता है, उस लॉस को कवर करने के लिए नई करेंसी प्रिंट करके दे देती है, उसको आप बोलते हो डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये हमारा पहला फंक्शन था, है ना, आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का। हम डिस्कस करते हैं सेकंड फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है किस तौर पे, एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। जब हम बैंकर की बात करते हैं तो बैंकर के तौर पे, जैसा अभी हमने देखा कि यदि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट सेल करता है ट्रेजरी, और गवर्नमेंट क्या करता है, बोरो करता है मनी किससे, सेंट्रल बैंक से। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है, वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स में जो रिसिप्ट्स होती है, पेमेंट्स होती हैं, उनको मेंटेन करता है, उनको देखता है। इसके अलावा एज अ एजेंट गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल बैंक है, वो फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, या एज अ एजेंट जो उनके डेप्ट हैं, पब्लिक डेप्ट हैं, उनको मैनेजमेंट का काम करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट के जो भी मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, उन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में गवर्नमेंट की हेल्प करता है, ताकि गवर्नमेंट एक साउंड पॉलिसी को ला सके। जब हम थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, बैंकर्स बैंक टू एंड सुपरवाइजर। बैंकर बैंक का मतलब होता है बैंकों का बैंक। तो बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। इसमें जो आरबीआई का पहला फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो यदि हमने बात करी थी अभी एलआरआर की, कि हर बैंक क्या क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक एलआरआर क्रिएट करते हैं। और एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, जिसको आप बोलते हो सीआरआर, और एक होता है एसएलआर। सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास रखते हैं, और ये जो बैंक होता है ये खुद सेल्फ, मतलब खुद के पास क्रिएट करके रखता है। तो ये जो आप आरबीआई के पास रख रहे हो, उसकी कस्टडी का काम, उसको सही तरीके से रखने का काम, बचा के रखने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी टू कमर्शियल बैंक्स, मतलब जब कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल इमरजेंसीज होती हैं तो वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है, और आरबीआई फिर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको पैसा देता है। तो इस तरीके से एक साउंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आरबीआई क्रिएट करता है। इसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि सारे ही बैंक्स के जो अकाउंट होते हैं वो आरबीआई के पास रहते हैं, और आरबीआई जो होता है वो एक बैंक का दूसरे बैंक से जो भी क्लेम सेटलमेंट होता है या जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होती हैं, उनको डेबिट और क्रेडिट अपने जो अकाउंट होते हैं उसके थ्रू, सेंट्रल जो अकाउंट है उसके थ्रू वो डायरेक्टली कर देता है। तो इसको आप बोलते हो क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ आरबीआई। और लास्ट जो होता है वो सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के तौर पे जो आरबीआई है वो क्या करता है, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैंक के उनको सुपरवाइज करता है। इसके अलावा जो ब्रांच एक्सपेंशन का काम होगा, परमिशन होगी, उसको परमिट करेगा। इसके अलावा कोई बैंक यदि लिक्विडेट होता है तो उसको लिक्विडेटिंग का काम करता है, लिक्विडेट का काम करता है। इसके अलावा लाइसेंस प्रोवाइड करता है यदि बैंकिंग में आपको एंटर करना है। तो इस तरीके से अलग अलग तौर पे सुपरवाइजर का काम करता है कौन, आरबीआई। तो ये हमारे दो फंक्शंस थे, बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के लिए भी एक बैंक का काम करता है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए भी बैंक का काम करता है। इसके अलावा जो पूरा इकोनॉमिक और मॉनेटरी जो सिस्टम है उसको भी सुपरवाइज करता है। हम डिस्कस करते हैं लास्ट फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कि किस तरीके से मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है इकोनॉमी पे। सबसे पहले हम सारे जो
हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से वो मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट, या जिसको आप रीपर्चेस रेट भी कहते हो। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि ये वो रेट है जहाँ पे सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक पैसा रेस करती है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, या शॉर्ट टाइम नीड्स के लिए। दूसरा हमारा आता है बैंक रेट। बैंक रेट, या जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ये वो रेट होता है जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की मतलब क्या? उल्टा। उल्टा मतलब कि कमर्शियल बैंक्स अब किसके पास जा रहे हैं? सेंट्रल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करने। मतलब सेंट्रल बैंक पैसा बोरो कर रही है किससे? कमर्शियल बैंक से। जनरली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, और उस रेट पे जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। इसके बाद आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको सेल या बाय करता है किसको? पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को। इसके बाद आता है एलआरआर, जो कि कंपलसरी है हर कमर्शियल बैंक्स को क्रिएट करना। और इसमें दो चीजें आती हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं, इट रेफर्स क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, जो कि क्या विच कमर्शियल बैंक्स किसके पास रखती है? सेंट्रल बैंक के पास। तो सी से आप याद रख सकते हैं, सी से कैश, सी से सेंट्रल बैंक, और एस से स्टैट्यूटरी, एस से सेल्फ। मतलब इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टाइम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक्स केप्ट विद देमसेल्व्स। मतलब वो किसके साथ रखती हैं? खुद के साथ रखती हैं। इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट जनरली टर्म यूज होता है जब हम कोई चीज कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं और उसके अगेंस्ट कोई लोन लेते हैं। तो बैंक कभी भी 100% फाइनेंस नहीं करता, बैंक उसका कुछ मार्जिन अपने पास रखता है और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो क्या करता है? आपको देता है। तो इसमें हम देखते हैं दो कंडीशन। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई हाई है ना, दो कंडीशंस हम बना लेते हैं यहाँ पे। जब मनी सप्लाई हाई है इकोनॉमी में, और जब मनी सप्लाई क्या है? लो है। मतलब एक तरीके से इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है। मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल किस तरीके से आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। तो यदि मनी सप्लाई इकोनॉमी में हाई होगा, तो मनी सप्लाई यदि इकोनॉमी में हाई है इसका मतलब है लोगों के पास पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा है तो एक अनस्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट करेगा। इस केस में जो आरबीआई होगा वो आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई अगर हाई होती है तो उस केस में रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज कर देगा? क्योंकि यदि अब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास पैसा लेने जाएंगे शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, तो उनको वो पैसा लेना महंगा पड़ेगा, तो वो पैसा नहीं लेंगे। और यदि वो पैसा नहीं लेते हैं तो वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा, तो जिसके कारण क्या होगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और वहीं यदि मनी सप्लाई कम है तो आरबीआई रेपो रेट क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। क्योंकि रेपो रेट डिक्रीज करने से जो कमर्शियल बैंक्स उनकी एबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी जो एक तरीके से डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी सेंट्रल बैंक से, जो कि वो ज़्यादा पैसा रेस करेगी। जब वो ज़्यादा पैसा रेस करेगी तो मार्केट में भी जो सर्कुलेशन में मनी आएगा वो भी मनी फ्लो बढ़ जाएगा। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा भी सेम है, सेम दोनों का बस पर्पस जो है वो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर देगी रेट, है ना, जो आपका बैंक रेट है उसको इंक्रीज करेगी अगर मनी सप्लाई हाई होगी, और बैंक रेट क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी यदि मनी सप्लाई कम है। तो इससे जो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी होगी कमर्शियल बैंक्स की वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट पे अब बैंक क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं? जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक को पैसा ले रहा है, पैसा ले रहा है। तो वो क्या दे रहा है? उसको इंटरेस्ट दे रहा है। जब वो उसको इंटरेस्ट देगा तो वो, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी इकोनॉमी में, तो वो रेट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। क्योंकि रेट इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? रेट इंक्रीज करने से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास जाके पैसा रखेंगे, और यदि वो आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो अब उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तौर पे यदि हम देखें, यदि मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी में तो वो क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। और डिक्रीज करेगी तो जब कमर्शियल बैंक सब क्या करेंगे? अब वो अपना पैसा लेके किसके पास नहीं जाएंगे? आरबीआई के पास नहीं जाएंगे। और यदि वो आरबीआई के पास नहीं जाते हैं तो वो पैसा किसको देंगे? इकोनॉमी को। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगला है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की यदि बात करें तो ओपन मार्केट में आरबीआई क्या कर रहा है? सिक्योरिटी बाय या सेल कर रहा है। तो सिंपल है, यदि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज को सेल करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे
सब लोगों का ट्रस्ट रहता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट यदि बढ़ता है तो इकोनॉमी से जो मनी सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से हट जाएगा या कम हो जाएगा या निकल के आ जाएगा मनी सप्लाई कहाँ पे, सिक्योरिटीज के तौर पे। तो वहां से मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और इस तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेगा। वहीं यदि अपोजिट होता है तो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई अगर लो होता है तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज को बाय करेगा हाई प्राइस पे। तो हाई प्राइस पे यदि वो सिक्योरिटी बाय करेगा तो जिनके पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो क्या करेंगी, आरबीआई को सिक्योरिटीज सेल करेगा। तो वो सेल करेगा, आरबीआई बाय करेगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेगा। अब अगर हम बात करें सीआरआर और एसएलआर का, तो सिंपल है, सीआरआर भी क्या करेगा, अगर आरबीआई इंक्रीज कर देता है तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी होगी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि 1000 रुपए कोई लेके आ रहा है तो 20% यदि बैंक अपने पास रखता है, यदि उसको बढ़ा के 40% कर दे तो बैंक के पास अब 60% ही पैसा रहेगा जो कि वो मार्केट में देगा। तो इस तरीके से हम एसएलआर और सीआरआर को इंक्रीज करके मनी सप्लाई यदि हाई है तो कंट्रोल कर सकते हैं और यदि लो है तो डिक्रीज करके इसको लो कर सकते हैं। और लास्ट यदि हम बात करें मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या करेगी आरबीआई, जब मनी सप्लाई हाई होगी तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होगा उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी कि आप अपने पास ज़्यादा पैसा रखें। मतलब यदि कोई 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी या कोई कोलेटरल एसेट लेके आता है तो बैंक उसको अभी 20% मार्जिन है, अब वो लैंड करता है 80%, तो आरबीआई क्या कर देगा, उस 20% को बढ़ा के 40 कर देगा। तो जो बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी होगी अगेंस्ट सिक्योरिटीज वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अपोजिट यदि मार्केट में मनी सप्लाई कम है और यदि पहले बैंक 100 रुपीज पे 60 रुपीज देता था तो आरबीआई क्या बोलेगा, अब आप एक काम करिए, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, जो कि बैंक ने यदि बाय चांस उसका मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो 20 कर दिया तो अब बैंकिंग की जो लैंडिंग कैपेसिटी होगी अगेंस्ट कोलेटरल एसेट्स वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तरीके थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके थ्रू जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में कंट्रोल होता है। बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरबीआई मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, मनी एंड बैंकिंग की पूरी यूनिट, हमारी जो एक यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और आप इस जो वीडियो अच्छा लगा आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यदि चैनल पे आप नए हैं तो, और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।